नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। हर बार की तरह हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर। उस पर क्लिक करेंगे आप, पीछे की सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि उस थ्योरी से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता लगेगा अगर आप हमारे साथ क्लास से जुड़ते हैं और चीजों का रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, Which of the following factors या policies were affecting the price of rice in India in the recent past? हाल ही में चावल की जो कीमतें हैं उसको प्रभावित किसने किया है? 11वां प्रश्न है आपके सामने। 11वां प्रश्न है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग यानी कि सरकार की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पिलिंग यानी कि सरकार का भंडारण और ये ट्रेडिंग और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य और कंज्यूमर सब्सिडीज, जो कंज्यूमर को सब्सिडीज दी जाती है। इन चारों में से आपको क्या लगता है कि इन चारों में से किसने भारत में चावल की प्राइस पर प्रभाव डाला है, चावल की कीमत पर प्रभाव डाला है? तो देखो भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य ने भी प्रभाव डाला है, गवर्नमेंट्स की जो ट्रेडिंग है उसने भी प्रभाव डाला है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स की जो भंडारण क्षमता है उसने भी प्रभाव डाला है, कंज्यूमर की सब्सिडीज ने भी प्रभाव डाला है। डी आंसर हो जाएगा। 11वीं का आंसर क्या है? डी आंसर है, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिए। एमएसपी क्या होती है, इस पे भी सवाल आता है। तो एमएसपी वह कीमत है जो किसानों को गारंटी देती है कि आपकी फसल जब हो जाएगी तो आपको इतनी कीमत आपकी फसल की मिलेगी ही मिलेगी। यह सुनिश्चित कर दिया जाता है जब बुवाई की जाती है फसलों की, तभी तो किसान जो है निश्चिंत हो जाता है और मेहनत से फसल करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो भाव में, प्राइस में, लेकिन हमें इतनी कीमत फिक्स मिलना ही मिलना है। तो वो एक प्लान तैयार कर लेता है कि हाँ, इतना पैसा तो आएगा ही आएगा जिससे मैं अपना काम कर पाऊंगा। समझ गए? एमएसपी सरकार निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, which of the following has have occurred in India after its liberalization economic policies in 1991? हमने पिछली क्लास में बात की थी कि 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। 1991 में भारत में एलपीजी सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे। तो आपको यह बताना है कि 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या हुआ? अब एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाने के बाद भारत में क्या बदलाव देखने को मिला और भारत में क्या हुआ जो एलपीजी रिफॉर्म्स आने से पहले नहीं था, लेकिन बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए 1991 में, तो हमें वो बदलाव दिखा। क्या हुआ? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो कृषि है उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। पहला क्या कह रहा है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई। ऐसा हुआ क्या? नहीं भैया, ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ी। हाँ, ये सही है, ठीक है, ये सही है। दूसरा, भैया समझ रहे हो ना आप? एलपीजी रिफॉर्म्स आने का मतलब अब भारत देश दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकता है चीजें और दूसरे देशों से आयात भी कर सकता है, क्योंकि नाउ द इंडियन इकोनॉमी टर्न्ड इनटू ओपन इकोनॉमी फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अब भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है।
जिसका मतलब है कि होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, पूरा विश्व एक बड़ा गांव है, आदान प्रदान लेन देन सब शुरू हो गया। तो क्या हुआ, भारत की निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ गई, यानी कि भारत निर्यात करने लगा, सामान का एक्सपोर्ट करने लगा, तो उसमें हिस्सेदारी बढ़ गई उसकी, सही बात है। तीसरा, एफडीआई प्रवाह बढ़ा, अब क्योंकि आना जाना स्टार्ट हो गया, इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था में बदल गई, तो दूसरे देशों से निवेश भी आने लगा भारत में, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट भी आने लगा भारत में, तो उसे ही बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का प्रभाव बढ़ा, यानी कि एफडीआई इंडिया में आया। ठीक है भाई, ये भी सही है तीसरा। चौथा देखते हैं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई। अब बताओ आप, दूसरे देशों से अगर डॉलर आएगा तो हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें विदेशी मुद्रा की जो भंडारण है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंडिया में डॉलर की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं पहले को छोड़कर, तो दूसरा आंसर हो जाएगा ये 2, 3, 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीन सही है, पहला गलत है। ठीक है, याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया, याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। अब देखो ट्रिम्स, ये वर्ड सुना होगा आपने, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब व्यापार संबंधित निवेश उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ भाई। तो देखो, विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निषिद्ध हैं। ठीक है, विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर, इंपोर्ट पर कोई भी देश प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ये निषेध है, प्रतिबंधित है। ठीक है, सही बात है, ट्रिम्स का ये रूल है, पहला सही है। दूसरा है, वे वस्तुएं और सेवाएं दोनों में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, यानी कि चाहे वस्तुओं का व्यापार हो या सेवाओं का, दोनों पे लागू होते हैं, तो ये गलत बात है। तीसरा, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश के नियम रेगुलेशन से संबंधित नहीं है, विदेशी निवेश के रेगुलेशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है, निवेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब तीसरा भी सही हो जाएगा, पहला सही तीसरा सही। तो 13वें का आंसर कौन सा होगा, 13वें का आंसर पहला तीसरा कहां है, हाँ ये रहा, सी आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, Which of the following step is most likely to be taken in the time of an economic recession? जब आर्थिक मंदी हो, जब इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप लेना सही रहेगा जिससे इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकला जा सके, जिससे इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकला जा सके। तो देखो, पहला, कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाई एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट में कटौती की जाएगी, टैक्स रेट में कटौती की जाएगी, नहीं भाई, टैक्स रेट में कटौती क्यों करेंगे, रिसेशन का टाइम है, कट इन आपको बताना क्या है, ठीक है, कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाई एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जाएगी, नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, ब्याज बढ़ा देंगे तो कौन आएगा कर्जा लेने के लिए, ब्याज दर कम करेंगे तभी तो लोग कर्जा लेने आएंगे, तभी तो उनके पास पैसा पहुंचेगा, और इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब ही है लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो पैसा दिया जाएगा ना उनको, और आप कह रहे हो ब्याज दर बढ़ा दोगे, तो ब्याज दर अगर बैंक बढ़ा देंगी कर्ज पर तो लोग कर्ज लेने क्यों आएंगे, वो ये नहीं कहेंगे अभी तो बहुत ब्याज ले रहा है बैंक, जब बैंक ब्याज कम कर देगा तब जाएंगे कर्ज लेने, तो ये तो गलत है। बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट पर खर्चे बढ़ा दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, बताओ भाई, तो बिल्कुल सही बात है, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी, रोड निर्माण करवाएगी, पुल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, सरकारी कॉलेज बनवाएगी, यूनिवर्सिटी बनवाएगी, एयरपोर्ट बनवाएगी, नए रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू करवाएगी, कुछ भी करवाए, मतलब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी,
अब सरकार के इस प्रकार के खर्चे अगर बढ़ जाएंगे तो फिर इसमें लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो लोगों के पास पैसा जाना शुरू हो जाएगा, तो इससे आर्थिक मंदी से निकला जाएगा, इससे आर्थिक मंदी से निकला जाएगा और अर्थव्यवस्था सही डायरेक्शन में आ जाएगी। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भारत में मुद्रास्फीति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 15वें का आंसर बता दें भाई फटाफट से, 15वें का आंसर। तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्या भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की है? गलत बात। दूसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। सॉरी, क्या आरबीआई का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई रोल नहीं है? बिल्कुल रोल है, ये तो गलत बोल रहा है। सी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अगर बाजार में मुद्रा प्रवाह को कम कर दिया जाए तो महंगाई को नियंत्रित करने में आसानी होती है। ये सही बात है, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 15वें का आंसर सी। अरे महंगाई का मतलब ही होता है लोगों के पास पैसा बहुत है। अब आप लोगों के पास पैसा कम जाए ऐसा कुछ करो ना, तो क्या होगा? मनी सर्कुलेशन को कम किया जाएगा। इसका मतलब है आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगी तो कम लोग पैसा लेने जाएंगे अब बैंकों के पास, तो लोगों के पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो कम खर्च करेंगे और महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। What does venture capital means? वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो सुनो भाई, वेंचर कैपिटल वो कंपनी होती हैं जो नए बिजनेस में पैसा लगाती हैं। वेंचर कैपिटल में कुछ पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप होता है ये, जो इस तलाश में रहता है कि कौन नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। अगर उस व्यक्ति का बिजनेस आइडिया इन वेंचर कैपिटल को पसंद आ गया कि हाँ आगे चल के ग्रोथ होगी, पैसा कमाएगा, ये भी हमें भी देगा, तो ये वेंचर कैपिटल पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। पुरानी कंपनी में नहीं करते, जो नया शुरू हो रहा है उसमें करते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, तो ध्यान देखो, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स किसे बोलेंगे? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लंबे समय के लिए कैपिटल प्रोवाइड करना, पूंजी देना, पैसा देना, ये वेंचर कैपिटल का काम होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। विथ व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क? भारत सरकार मेगा फूड पार्क के कॉन्सेप्ट को इतना प्रमोट क्यों कर रही है? भारत सरकार मेगा फूड पार्क के इस कॉन्सेप्ट को इतना प्रमोट क्यों कर रही है भाई? इस आइडिया को बता दो भाई। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये भी सही बात है। दूसरा, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज, यानी कि जो खराब चीजें हो रही हैं उनको रोकना, जो बर्बाद हो रही हैं चीजें उन्हें रोकना, और जो पेरिसेबल आइटम यानी कि जल्दी से खराब होने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, जल्दी से खराब होने वाली जो चीजें हैं उनको, उनकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना, उनके प्रसंस्करण को इंक्रीज करना जिससे वो खराब ना हो पाए। सही बात है। तीसरा, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, नए उद्यमियों को नई इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मुहैया कराना जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। तो तीनों सही है भाई। इसके बारे में करेक्ट आंसर बताना है तो 1 2 3 तीनों सही हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, अगला, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, देखते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ना नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई पैसा दे देगी बैंकों को? नहीं देगी। दूसरा, इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। रुपए अगर डेप्रिसिएट हो रहा है तो आरबीआई डॉलर सेल कर देगी। सही बात है। तीसरा, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फेल,
अगर ब्याज दर यूरोपियन यूनियन में फेल हो जाती हैं तो आरबीआई डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी। ठीक है भाई, तो क्या होगा, दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बी आंसर। अगला प्रश्न, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। भारत में जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसका एक काम होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि अंतिम सहारा। इसका क्या मतलब है, तो जब कमर्शियल बैंकों को कहीं से भी लोन नहीं मिलता, कर्ज नहीं मिलता इमरजेंसी में, तो आरबीआई वो है जो लास्ट में भी और आपको कर्ज दे देगी, इसे कहते हैं अंतिम सहारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो क्या है, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources। कहीं से भी इनको लोन ना मिले तो लोन इनको कहां से मिल जाएगा, आरबीआई से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गलत बात है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, अगर कोई अस्थायी प्रकार का संकट इनके सामने है और थोड़े समय के लिए लोन चाहिए, इनको पैसा चाहिए कुछ ही छोटे समय के लिए, तो ये दे देते हैं आरबीआई, ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, टेम्परेरी टाइम के लिए यानी कि बहुत कम समय के लिए लोन देती है आरबीआई इमरजेंसी में, तो दूसरा सही हो जाएगा, ओनली 2, याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं, भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनमें देखो, एक तो होती हैं उनकी एसेट्स और एक होती हैं उनकी लाइबिलिटीज। एसेट्स तो उनकी खुद की संपत्ति हो गई और लाइबिलिटीज जो उनको चुकाना है, पे करना है दूसरे को। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कमर्शियल बैंकों की एसेट्स कौन सी नहीं है, कमर्शियल बैंकों की संपत्ति कौन सी नहीं है। तो देखो, एडवांस जो दे चुकी है कमर्शियल बैंक किसी को, वो उनकी संपत्ति है, सही बात है। अगर कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट कर चुकी है कहीं पैसे का, तो वो भी उन्हीं की संपत्ति है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एंड कॉल एट शॉर्ट नोटिस, अगर किसी से उधार लिया है या दिया है तो वो भी उसकी संपत्ति हो गई। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, डिपॉजिट्स, कस्टमर के जो डिपॉजिट हैं, कस्टमर के जो जमा पूंजी है, वो कमर्शियल बैंक की संपत्ति नहीं है, वो कस्टमर की संपत्ति है। तो कमर्शियल बैंक के लिए कस्टमर के जो डिपॉजिट्स हैं वो एसेट्स हुए या लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी हुए, क्योंकि बैंक को वो चुकाना है कस्टमर को, बैंक की अपनी संपत्ति नहीं है। भाई मैं पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करवा के 10,000 रुपए जमा कर देता हूं, तो वो 10,000 रुपए किसके हुए, मेरे या बैंक के, तो मेरे हुए ना, वो बैंक के नहीं हुए। तो वही पूछ रहा है, एसेट्स का मतलब जो मेरा अपना खुद का है, तो कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो उनके खुद के नहीं है ना, यही बताना है कि कमर्शियल बैंक के लिए निम्नलिखित में से एसेट्स कौन सा नहीं है। तो कस्टमर का जो डिपॉजिट्स है वो कमर्शियल बैंक के लिए एसेट्स नहीं होता, क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी होता है। याद रखेंगे आप, याद रखेंगे, क्लियर है भाई, बता दो एक बार फटाफट से। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए, ये हमने डिस्कस किए। ध्यान रखना, जो बैंकिंग वाला टॉपिक है, जो बैंकिंग वाला टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, जो बैंकिंग वाला टॉपिक है इकोनॉमी में, जीएस के अंदर बैंकिंग से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बैंकिंग से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आरबीआई के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, आरबीआई के कार्य क्या हैं, है ना, स्थापना कब हुई। ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर है ना, ठीक है, संजय मल्होत्रा बन गए हैं, अब ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा अब जो है आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं, नए शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा आ गए हैं 11 दिसंबर 2024 से। ठीक है, और ये 3 साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे। फिर अगर काम अच्छा किया तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, फिर नहीं तो नहीं बढ़ाया जाएगा, दूसरे आ जाएंगे। तो आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई से संबंधित मौद्रिक नीति होती है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें बैंक रेट क्या होता है, जिसमें बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट।
इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये रहे हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो, तो क्लास को शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें क्लास पर फीडबैक के तौर पे कि क्लास आपको फायदा पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही, और क्या चाहते हैं आप। जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे कल की क्लास में ठीक 8 बजे रात को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।